अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और बैंक जाकर आपको सिर्फ इतना मालूम पड़ रहा है कि बैंक ने आपके अकाउंट में ईडीडी का होल्ड लगा दिया है, तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि आखिरकार ये ईडीडी क्या होता है और किस वजह से बैंक आपके अकाउंट में ईडीडी का होल्ड लगाता है। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि अगर बैंक ने ईडीडी होल्ड की वजह से आपके यूपीआई को ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है, तो ये सभी चीजें भी आपको किस तरह से दोबारा से स्टार्ट करवानी है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईडीडी के डिटेल प्रोसीजर के बारे में और बताएंगे कि कितना समय लगता है इस ईडीडी के होल्ड को हटाने में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे और आखिर में आपको बताएंगे आरबीआई की वो इंटरनल गाइडलाइंस जिसके मुताबिक बैंक को चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक आपका अकाउंट कभी भी जबरदस्ती ईडीडी में फ्रीज नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल स्वामी, आपका बैंकर दोस्त। और दोस्तों इस चैनल पर हम वो बातें करते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है। सबसे पहले आपको बताते हैं ईडीडी के बारे में। अब देखिए, अगर ईडीडी के बारे में हम डिटेल में बात करें तो ईडीडी एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। अगर आप आरबीआई के पुराने सर्कुलर्स में जाएंगे तो वहां पर आपको एक एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस का वर्ड मिल जाएगा। अब जब आरबीआई ने वो सर्कुलर निकाला था तो उस टाइम तक आरबीआई को नहीं पता था कि ईडीडी एक इतने वाइडर एस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में जितने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसकी वजह से एक आम नागरिक के अकाउंट भी एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। और जब वो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तो बैंक वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि बैंक वाले या तो कंप्लायंस नहीं पूरा कर पाते हैं या फिर कंप्लायंस पूरा करते हैं तो कस्टमर को गाइड अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और आखिरी में दिक्कत परेशानी किसके लिए? वो उन ग्राहकों के लिए जिनके अकाउंट में कुछ बैलेंस अवेलेबल है और बैंक वहां पर आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप अपने अकाउंट से फंड निकाल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ईडीडी के बारे में डिटेल में समझाते हैं, फिर आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि किस तरह से आपको अकाउंट से ईडीडी का होल्ड हटवाना है। अब देखिए, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये हो गया कि बैंक के कुछ ऐसे अकाउंट्स उनके रिकॉर्ड में आ जाते हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस जो है वो एक आम ट्रांजैक्शंस नहीं होती है। अब एक आम ट्रांजैक्शंस ना होने का क्या मतलब है? अब मान लीजिए कि किसी का अकाउंट अगर साइबर फ्रॉड में आ जाता है और उसका अकाउंट म्यूल अकाउंट हो गया, या फिर एक स्टूडेंट है उसने अपना स्टूडेंट अकाउंट खुलवाया और अपने स्टूडेंट अकाउंट में उसकी ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो गई हैं, और एक सैलरीड एम्प्लॉई है उसने सैलरी अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में कोई हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस अगर आ जाती हैं, तो इस तरह का कोई भी मिसमैच अगर ट्रांजैक्शंस में होता है या फिर कोई एक साइबर कंप्लेंट होती है, तो वो सारे बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस में। यानी कि जिसमें आरबीआई की इंटरनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बैंक को अब उन अकाउंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है और बैंक को जो है वो चीज वेरीफाई करनी है कि क्या ये अकाउंट एक जेन्युइन अकाउंट है और इस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई? ये आ गई जिम्मेवारी एक बैंक एम्प्लॉय पर। तो आरबीआई का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी अनइवन ट्रांजैक्शंस किसी भी बैंक अकाउंट में हो जाती है तो वहां पर जो है डेबिट रिस्ट्रिक्शन अकाउंट में लगा दिया जाए और उस कस्टमर को कोई भी आगे फर्दर ट्रांजैक्शन ना करनी दी जाए, और वही कस्टमर फिर अपने डिजिटल चैनल से भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। और बैंक अधिकारी जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है बैंक अधिकारी जो है उनका अकाउंट एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस करने के बाद उसको रिलीज कर सकता है, और उसके बाद जो है कस्टमर अपना अकाउंट एक आम अकाउंट की तरह जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। और बैंक अपना ईडीडी का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद कस्टमर को फिर वो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर सकता है। तो ईडीडी का मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आप एक अपराधी हैं, आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो बस बैंक को समझ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बैंक ने उस अकाउंट पे जो है ईडीडी का होल्ड लगा दिया है। अब आपको ये बताते हैं कि ईडीडी का होल्ड आखिरकार किन किन कारण की वजह से लगता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आता है I4C अलर्ट, यानी कि अगर साइबर सेल डिपार्टमेंट कोई भी साइबर सेल की कंप्लेंट आपके अकाउंट में होती है और आपका अकाउंट एक सस्पेक्टेड अकाउंट में आ जाता है, तो वहां पर जो है आपके अकाउंट में ईडीडी का होल्ड जरूर लगेगा। इसके बाद दूसरा कारण है वो है MNRA लिस्ट। MNRA लिस्ट क्या होती है दोस्तों? मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट, यानी कि वो मोबाइल नंबर जो कि किसी साइबर क्राइम के साथ जुड़े हुए थे और वो मोबाइल नंबर जो है वो रिवोक कर दिए गए थे, यानी कि बंद कर दिए गए थे। अब देखिए, अगर आपने कोई न्यू मोबाइल नंबर लिया है और उस मोबाइल नंबर पर अगर कोई पहले पास्ट में कोई साइबर सेल की कंप्लेंट हुई है जिसकी वजह से वो मोबाइल नंबर रिवोक कर दिया गया था, अब वो जब री इशू हुआ तो वो नंबर आपके पास आ गया और उस मोबाइल नंबर से आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। अब जब ऐसे मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट ओपन होगा जिसमें साइबर सेल की पहले कंप्लेंट थी और उस कंप्लेंट की वजह से वो मोबाइल नंबर रिवोक हुआ था, तो आपका अकाउंट भी वहां पर ईडीडी के होल्ड में आ जाता है। इसके बाद तीसरा रीजन है वो है
दोस्तों FRI, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स में वो मोबाइल नंबर आते हैं जिनके ऊपर साइबर कंप्लेंट चल रही है लेकिन उनका मोबाइल नंबर रिवोक नहीं हुआ है, मतलब कि मोबाइल नंबर बंद नहीं हुआ है। तो आपके अकाउंट में अगर कोई भी साइबर सेल की कंप्लेंट है तो वो आपका FRI में आ जाएगा और फिर उस मोबाइल नंबर से आप किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पर जो है फिर आपको परेशानी आने वाली है, क्योंकि वहां पर EDD का होल्ड आपका इमीडिएटली लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों चौथी चीज जो होगी है EFRMS, जो कि बैंक का इंटरनल अलर्ट सिस्टम होता है, जिसके जरिए बैंक जो है हर बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन पैटर्न्स को समझता है। और अगर बैंक के इंटरनल सिस्टम्स को ये लगता है कि इस अकाउंट में बहुत ज्यादा डेबिट ट्रांजैक्शंस एंड बहुत ज्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही है तो ऑटोमेटिकली बैंक जो है उस अकाउंट को जो है EDD में कन्वर्ट कर देता है। और बैंक कहता है कि जब बैंक अधिकारी उसका EDD करेगा और उसको कंफर्टेबल लगेगा सब चीज, तभी वो अकाउंट रिलीज होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया और एक ही दिन में उसमें 100 से 150 ट्रांजैक्शंस उसमें आ जाती हैं, या फिर आप अपने सेविंग अकाउंट से 100 प्लस UPI ट्रांजैक्शंस आप एक दिन में कर लेते हैं, तो फिर बैंक के इंटरनल सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। इसके बाद जो अगला रीजन है वो है दोस्तों RBIH दोस्तों RBI का एक इंटरनल AI सिस्टम है जो कि हर बैंक्स में ऑपरेट करता है और उस AI सिस्टम के जरिए जितने भी अकाउंट्स में अलर्ट जारी होता है वो सभी बैंक अकाउंट जो है फिर वहां पर EDD होल्ड की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे रीजन है जिस वजह से जो है आपका अकाउंट EDD के होल्ड में आता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में कोई साइबर सेल की कंप्लेंट है और साइबर सेल ने डेबिट फ्रीज लगाया है तो वहां पर फिर वो EDD होल्ड में नहीं आएगा। और इसी के साथ कोर्ट या पुलिस ने अगर आपका अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया है तो वो भी EDD के होल्ड में नहीं आता है। EDD के होल्ड में जो मैंने आपको ये 5 कारण बताया है, यही सब रीजन की वजह से आपका अकाउंट होल्ड होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका अकाउंट EDD के होल्ड में आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको अपने बैंक की बेस ब्रांच में जाना पड़ेगा जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, और उस बेस ब्रांच में जाने पर आपको जो है अपना KYC डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, जो कि होता है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो जब बैंक की ब्रांच में जब आप जाएंगे तो वहां पर बैंक अधिकारी से आपको मिलना है और आपको पूछना है कि आपका जो है बैंक अकाउंट किस वजह से जो है फ्रीज किया गया है। अगर आपका अकाउंट जो है EDD की वजह से फ्रीज है तो उसमें जो है मेजर जो आपको 5 कारण मैंने बताया है वही 5 कारण हो सकते हैं। तो बैंक आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा कि आपका अकाउंट किस वजह से फ्रीज है। या तो आपका अकाउंट I4C कंप्लेंट की वजह से फ्रीज है, या फिर MNRL इसमें आपको मोबाइल नंबर है, या फिर FRC में आता है। तो ये जो 5 कारण मैंने आपको पहले बताए वही 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है। अब जब बैंक आपको बता देगा तो उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट आपसे लेगा और आपको एक फॉर्म सबमिट करेगा। जब वो बैंक आपको फॉर्म देगा तो उस फॉर्म में जो है आपको जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ सकता है कि आपके अकाउंट में किस तरह की ट्रांजैक्शंस आप आखिरकार कर रहे थे। तो वो फॉर्म जब आप सबमिट कर देंगे तो वो फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है बैंक अधिकारी आपके घर के एड्रेस पर विजिट जरूर करेगा, क्योंकि उस विजिट करने पर जो है बैंक अधिकारी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन करता है और पता करता है कि आखिरकार क्या आप उस एड्रेस पर रह रहे हैं जो एड्रेस आपने बैंक के रिकॉर्ड में दिया है, क्या आप अपने अकाउंट से एक जेन्युइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। और वहां पर आपके नेबर से भी पूछा जाता है कि क्या आप कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है जिसकी वजह से आप गलत ट्रांजैक्शन अकाउंट से कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो बैंक अधिकारी पे सारी जिम्मेवारी है ये पता करने की कि जो कस्टमर है जिसके अकाउंट में EDD का अलर्ट लगा है वो अपने अकाउंट से एक सही ट्रांजैक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसने कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं किया है या फिर कोई ऐसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सारी चीजें मालूम करके जो है बैंक अकाउंट जो है अपने रिकॉर्ड में फिर उसको लिख कर रखता है और बैंक अधिकारी फिर अपने इंटरनल सिस्टम में EDD को या तो पॉजिटिव करता है या फिर नेगेटिव करता है। अब देखिए पॉजिटिव करने का मतलब ये हुआ जो बैंक अधिकारी ये लिखेगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ अलर्ट जारी हुआ हो जिसकी वजह से EDD आपके अकाउंट में लगा है, लेकिन ऐसे जो है कस्टमर जेन्युइन है, जेन्युइन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा है। और अगर आपका EDD नेगेटिव करता है बैंक तो उस केस में फिर क्या होता है कि उस केस में आपके अकाउंट पर अलर्ट भी जारी किया जाता है। और उस अलर्ट जारी करने का मतलब क्या है कि बैंक जब आपके अकाउंट में अलर्ट जारी कर देता है तो फिर आपके अकाउंट की जानकारी बैंक अपने हायर ऑफिसेज में देता है और हायर ऑफिसेज आपके अकाउंट को और थोरोली चेक करते हैं और उनको अगर कोई भी गड़बड़ी लगती है तो फिर आपके अकाउंट की डिटेल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी दी जाती है, ताकि आपके अकाउंट में जो है ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की जाए और पता कर सकें कि आप किस तरह की ट्रांजैक्शंस आखिरकार कर रहे थे। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो EDD में क्या है कि आपको KYC जमा करने हैं, बैंक अधिकारी आपके घर पे आके विजिट करेगा और पता करेगा कि क्या आप जेन्युइन है या नहीं है और आप जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, और आखिर में आपके पॉजिटिव या नेगेटिव रिमार्क्स वो वहां पर देगा। और जब बैंक आपके अकाउंट में पॉजिटिव रिमार्क्स दे देगा तो फिर आपका जो है अकाउंट जो है EDD के होल्ड से तुरंत आपका हट जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि अकाउंट आपका अनफ्रीज कैसे होगा।
अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जब ईडीडी आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो बैंक अधिकारी रिमार्क्स देगा कि अकाउंट ओके है, कि एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस ओके है, उनको कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिली है, तो इनका अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। तो उसमें प्रोसीजर ये रहता है कि कुछ बैंक्स तो अपने लेवल पर ही अनफ्रीज कर देते हैं आपका अकाउंट, लेकिन कुछ बैंक्स है जिनके बैकएंड डिपार्टमेंट्स है, जिनके पास ये रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, और वो बैकएंड डिपार्टमेंट फिर 1 हफ्ते का टाइम जो है वहां पर ले सकते हैं, यानी कि 7 वर्किंग डेज का वहां पर टाइम उनको मिलता है। वो 7 वर्किंग डेज में जो है पॉजिटिव रिपोर्ट गई है एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस की, तो फिर 1 हफ्ते में जो है आपका अकाउंट वहां पर अनफ्रीज हो जाएगा। और जब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी डिजिटल चैनल्स थे, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, आपका यूपीआई, आपका इंटरनेट बैंकिंग, ये सभी चीजें आपको जो है दोबारा से बैंक में एप्लीकेशन देके आपको रीएक्टिवेट आपको वहां पर करवानी पड़ेंगी। अब आपको इसमें एक छोटी सी आरबीआई की इंटरनल गाइडलाइन आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी किसी भी बैंक में अगर ईडीडी का होल्ड अगर लगेगा तो आरबीआई की गाइडलाइंस अभी तक ये कहती है कि बैंक को जो है एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करना उसमें जरूरी है। लेकिन बैंक्स ने एज सच कोई भी टाइमलाइंस बैंक्स को नहीं दी है कि आपको इतने ही दिन में अपना ईडीडी कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ बैंक्स की इंटरनल गाइडेंस ये कहती है कि आपको जो है 5 दिन में ईडीडी करना है, या 7 दिन में ईडीडी करना है, या फिर 15 डेज में ईडीडी करना है, और आपको वहां पर रिमार्क्स देने जरूरी है कि पॉजिटिव ईडीडी है या फिर नेगेटिव ईडीडी है। तो एज सच आरबीआई से कोई फाइनल इसमें टाइमलाइंस नहीं आई है अभी तक, लेकिन ये जरूर है क्योंकि अब बैंक अकाउंट्स ईडीडी की वजह से बहुत ज्यादा होल्ड हो रहे हैं, तो अब आरबीआई की गाइडलाइन जल्द ही जो है ईडीडी पर आने वाली है, जिसमें डिटेल में बैंक्स को गाइडलाइंस दी जाएंगी और उनको टाइमलाइंस भी दी जाएंगी कि आपको जो है इतने दिन में ईडीडी कंप्लीट करना है। और जब डिटेल में ये गाइडलाइंस आ जाएंगी तो बैंक्स अगर टाइमली अपना ये ईडीडी कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर बैंक्स पे जो है पेनल्टी भी वहां पर लगने वाली है। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो कि आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका जो एड्रेस है जो बैंक रिकॉर्ड में वो कुछ और है और आप रहते कहीं और है। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ केस है तो बैंक को आपको रिटर्न में देना पड़ेगा और प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि आप पहले इस एड्रेस पे रहते थे लेकिन अब आप इस एड्रेस पे रहते हैं, ताकि बैंक अपने रिकॉर्ड में जो है एड्रेस को अपडेट कर सके और उस अपडेटेड एड्रेस पर जो है बैंक अधिकारी फिर विजिट करेगा। और इसी के साथ अगर आपकी सिटी या स्टेट अगर आपकी चेंज हो गई है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना बैंक अकाउंट दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकते हैं जो कि आपकी नियरेस्ट ब्रांच है, ताकि वो जो है अपना ईडीडी का प्रोसीजर कंप्लीट कर सके, या फिर आप अपनी बेस ब्रांच को कह सकते हैं कि सर आप जो है मेरा एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, मेरे एड्रेस पर लेटर डिस्पैच करके या फिर किसी अधिकारी को आप भेज के वहां पर मेरा एड्रेस वेरीफाई आप कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ये मालूम पड़ सके कि मैं जेन्युइन ट्रांजैक्शंस करता हूं या मैं जेन्युइन पर्सन हूं या नहीं हूं। अब इसके बाद एक और चीज है दोस्तों, ये भी लोग कह रहे हैं कि यार कि अगर ईडीडी का होल्ड लग गया है तो मैं बैंक के अकाउंट को ही बंद करवा देता हूं। तो आपको बता दें दोस्तों, आप बैंक के अकाउंट को बंद नहीं करवा पाएंगे जब तक आपका ईडीडी पॉजिटिव नहीं होता है। पहले आपका ईडीडी का होल्ड हटेगा, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट यहां पर बंद होगा। और इसी के साथ दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अब बैंक्स जो है किसी भी अगर पर्सन को लोन देते हैं तो वहां पर बैंक्स ने इंटरनल गाइडलाइंस में ये पैरामीटर ले आ चुके हैं, जिसमें बैंक ने कहा है कि अगर किसी के ऊपर साइबर सेल का केस चल रहा है या फिर किसी का अकाउंट ईडीडी में होल्ड है, तो इस तरह के अगर कोई भी केसेस हैं और वो अगर बैंक से लोन लेने के लिए आते हैं तो फिर उन कस्टमर्स को जो है बैंक लोन भी नहीं देगा जब तक उनके ऊपर से ये साइबर सेल की कंप्लेन नहीं हटती है, या फिर ये जो एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस की वजह से अकाउंट में होल्ड लगा है वो नहीं हटता है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से ना करें जिसकी वजह से आपके ऊपर या फिर आपके फ्यूचर के ऊपर जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी जेन्युइन एडवाइस लेनी है बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड की तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे से बात करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप फैनकॉल ऐप को डाउनलोड करें, उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैनकॉल ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों आप जो है मेरे नाम को सर्च कर सकते हैं जो कि है अनिल स्वामी, या फिर आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं बैंक इट ऑन, और मेरे से आप डायरेक्टली 1-on-1 ऑडियो या फिर वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि दोस्तों यही वो चीज है जो कि मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड गाइडलाइंस में आपके लिए लेकर आता रहूं, और जो भी आपकी परेशानी आ रही है बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड चीजों को लेकर उसमें मैं कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकूं। और साथ ही दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें जिनका भी अकाउंट में एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस की वजह से होल्ड लगा है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।